ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। और छोटा सा टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स, बहुत बड़ा नहीं है बट स्टिल इंपॉर्टेंट बहुत है। क्योंकि अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो आज जिस तरह के 5 मार्कर्स थे आपके पास, जो मैंने आज आपको दिए थे, उन 5 मार्कर्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस या उसी तरह के क्वेश्चंस जनरली आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। वो सभी बोर्ड के क्वेश्चंस थे इनफैक्ट। ठीक है, मेरे पास एक सैंपल पेपर है जिसमें वो किसी पब्लिशर का नहीं है, इनफैक्ट वी स्कूल टीचर्स बेसिकली हम लोगों ने ही बनाया हुआ है वो। तो हम उसके अंदर सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में आने या बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट मार्क्स के अंदर, वही हम लोग उसको उसमें डालते हैं और वो हमारा चैप्टर वाइज बना हुआ है बेसिकली। तो उसी के क्वेश्चंस थे ये, जो कि अब क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम वो शेयर करता रहूंगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं। लैंग्वेज यही रहती है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर जैसा कि आपने देखा, कॉन कॉन्वेक्स लेंस का हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव किया। इसके अलावा उसके 5 केसेस थे, टेलीस्कोप्स हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं। So these all are very important topics as far as your board is concerned, और ये पर्टिकुलर चैप्टर में से थे ये टॉपिक्स। लेकिन बेटा, अब जो हमारा जो चैप्टर हम आज शुरू करने वाले हैं, नाउ चैप्टर नहीं कहेंगे इसको, दिस इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ योर ऑप्टिक्स। इनफैक्ट अभी तक हम लोग बात करते थे रे ऑप्टिक्स, हम स्पेसिफाई करते थे। जब मैंने पहली क्लास ली थी ऑप्टिक्स की तब मैंने बोला था कि हम ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका रे ऑप्टिक्स, दूसरा होगा आपका वेव ऑप्टिक्स। लाइट की जब हम बात करते हैं, इससे पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा। जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट मींस लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करती है और वेव नेचर भी एग्जिबिट करती है। जब हम लाइट के पार्टिकल नेचर की टर्म्स में बात कर रहे होते हैं तो हम जनरली कहते हैं व्हाट इज अ रे। अ रे कैन बी डिफाइंड एज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ फोटोन, और इट इज द पाथ ऑफ द सिंगल एनर्जी पार्टिकल कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है हम उसी पाथ को ट्रेस करते हैं और हम कहते हैं दैट दिस इज अ रे। नाउ दिस इज वन मेथड ऑफ डिफाइनिंग रे। बट जब हम वेव को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? व्हाट इज अ वेव? हाउ कैन यू डिफाइन अ वेव? Wave is uh, a contactless way of transferring energy. Okay, wave is a contactless way of transferring energy. Okay, वो तो रे से भी हो सकता है, रे में कांटेक्ट तो नहीं होता। सब फिर अल्टीमेटली तो वेव की फॉर्म में इंटरेक्ट करेगा ना। नहीं, मेरे को एक बिल्कुल लेमन को बताना है बेटा। एक लेमन को मुझे समझाना है कि ये एक रे होती है और ये एक वेव होती है। ठीक है, लेमन इन द सेंस, लेट्स से कि 10th क्लास के बाद सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। आपका एक आर्ट्स का फ्रेंड है या कॉमर्स का फ्रेंड है, वो आप उससे बात करते हो व्हाट इज अ रे, तो वो वापस चला जाएगा 8th क्लास में ज्योमेट्री में और कहेगा रे। तो उसको समझ में आती है एक सिंगल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड गोज अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आप उसको एक्सटेंड करते चले जाओ तो वो क्या कहेगा? इट इज अ रे। तो फिर आप वेव कैसे डिफाइन करोगे उसको? सो वेव हमारी डिस्टर्बेंस होती है एसेंशियली। हाँ, अब आए ना पॉइंट पे कि वेव हुई डिस्टर्बेंस और कुछ। तो बट हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि सर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं उनके अंदर जो डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली क्रिएट होती है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन करने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज बेसिकली डिफाइंड बाय द टू वेक्टर्स। वन इज इलेक्ट्रिक वेक्टर, अनदर वन इज मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड द रिजल्टेंट या जो थर्ड डायरेक्शन होगी वो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी। वहां पर आप वेक्टर की टर्म्स में वैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी राइट नाउ what we are trying to find out, or what we are trying to define a wave. What is the correct method of defining a wave? Sir, it is a disturbance which travels through a medium from one location to another.
It is a disturbance which travels through a medium from one location to another. Okay, चलो लिखो लिखो wave. It is defined as the locus of all the particles. It is defined as the locus of all the particles vibrating in the same phase vibrating in the same phase. Now let us take an example of एक बार फिर से रिपीट कर दो और it नेट is पे the शो locus, it is the locus of all the particles vibrating in the same phase. ठीक है? yes sir It is the locus of all the particles vibrating in the same phase. Now let us take an example of a stagnant water. ठीक है? Now let's say we have a water body like a pond और उसमें water stagnant है, river होती है तो water it keeps on flowing. ठीक है? लेकिन stagnant water के अंदर if you throw a pebble or if you throw a stone, what will happen? You generally observe that there are certain concentric ripples are forming and they are moving away from each other or they are moving away from the point of disturbance. Exactly यही हो रहा होता है. Yes, sir. अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये बोर्ड जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, द होल प्लेन इज अ स्टैग्नेंट वाटर और इस स्टैग्नेंट वाटर में दिस इज द पॉइंट जहां पर के मैंने एक डिस्टरबेंस क्रिएट करी. नाउ व्हाट हैपेंस कि इस पॉइंट से जो डिस्टरबेंस होगी इन ऑल द डायरेक्शन वो कुछ कंसेंट्रिक रिपल्स की फॉर्म में या कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आपको दिखाई देगी. नाउ अगेन यहाँ हमें ये समझना होगा कि जो सिस्टम है मेरा यानी ये जो वाटर है ये एक होमोजीनियस मीडियम है, यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई इम्प्योरिटी नहीं है या जनरली वैसे होती है, बट होती भी है तो भी आपको रिपल्स कंसेंट्रिक दिखाई देते ही है. ठीक है, बट फिजिक्स में हम कोई भी काम करते हैं तो उसके कुछ assumptions जनरली ले लेते हैं. ठीक, अब ऑब्वियसली मीडियम चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि फेज डिफरेंस वहां पर कुछ क्रिएट हो जाए. जस्ट टू प्रूव आवर थ्योरी हम ये मान लेते हैं कि एक होमोजीनियस मीडियम है. ठीक है, अब यहां पर अगर मैंने एक लेट्स से एक डिस्टरबेंस इस पॉइंट पर क्रिएट करी, ठीक है, तो इसी पॉइंट से कुछ कंसेंट्रिक रिपल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे. नाउ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो ये पार्ट होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट. इसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट. इसको बोला जाता है वेव फ्रंट. नाउ दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट. क्यों? क्योंकि ये अपने से आगे वाले पार्टिकल्स को फिर से क्या करेगा? हिट करेगा. अब कैसे हिट करेगा? लेट्स से कि कुछ पार्टिकल्स के बीच में जगह थी, ठीक है, और या हम ये कहें कि इसके बिल्कुल जस्ट इमीडिएट कोई एक पार्टिकल पड़ा था और इसने उन पार्टिकल्स को या उन मॉलिक्यूल्स को हिट करा और हिट करने के बाद ये एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो गई और अब यहां पर फिर से एक और रिपल क्रिएट हो गया. तो दिस वेव फ्रंट नाउ इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट. और प्राइमरी कौन सी थी? ये थी. नाउ हर बार जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो बाद में क्या बन जाएगी? प्राइमरी, और वो एक और न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट को क्रिएट करेगा. नाउ यहां हम एक चीज ये देख पा रहे हैं कि एनर्जी इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन.
So energy always moves in the forward envelope or energy always moves in the forward direction. In no case it is possible कि energy backwards move करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता. Now यहां से हम रे की एक नई डेफिनेशन दे सकते हैं. अब वो रे की न्यू डेफिनेशन क्या होगी? अब अगर मैं इसको सिर्फ 2D के अंदर ही कंसिडर कर रहा हूं, अभी एक प्लेन है, प्लेन में मैंने बोला था हम वाटर के सरफेस को ही देख पाते हैं, तो वो भी प्लेन है, हम 2D में ही बात कर रहे होते हैं वहां पर भी. यहां हम 2D में अगर देखें तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से कि ये कर्वेचर की अगर मैं बात करूं, इसी वेव फ्रंट के इस कर्वेचर की बात करूं, लेट्स से कि दिस इज द पॉइंट, यहां आप एक टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो और इस टेंजेंट के ऊपर जो आप नॉर्मल डालोगे, दैट नॉर्मल अल्टीमेटली मीट्स एट द सेंटर. तो इस पर्टिकुलर नॉर्मल को कहा जाता है रे. ठीक है? सो रे इज बेसिकली द लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. लिखना है what is a ray? Another definition of a ray, लिखो. ray is defined as a line perpendicular to the wave front. A wave front is your spherical wave front or circular wave front, और जब भी कभी हम कहते हैं a wave front which is perpendicular to, a line which is perpendicular to wave front, it means अगर हम सर्कुलर या स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो ये लाजमी बात है कि जिस पॉइंट पर आप उस रे की बात कर रहे हो या उस परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो, तो वहां आपने एक टेंजेंट प्लॉट करने के बाद ही परपेंडिकुलर डाला होगा. ठीक है? तो हाउ मेनी रेज कैन वी ऑब्टेन इन दिस पर्टिकुलर केस? n नंबर ऑफ रेज हो सकती हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ परपेंडिकुलर्स आप यहां पर प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि n नंबर ऑफ टेंजेंट्स इसके ऊपर आप ड्रॉप कर सकते हो. ठीक बात है? यस सर. तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, याद रखना इस बात को. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is directly proportional to 1 by r. Is directly proportional to 1 by r. और r यहां पर क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कल. और इंटेंसिटी के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हो, दैट इंटेंसिटी is directly proportional to square of amplitude of the wave. ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था waves and oscillations में कि intensity is directly proportional to square of its amplitude. ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर. अच्छा, अब एक बात बताओ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज अगेन इंटेंसिटी. ठीक है? तो यू कैन कंपेयर दीज टू वैल्यूज, कर सकते हैं इसको कंपेयर. तो आप ऐसा भी लिख सकते हो दैट 1 by r is directly proportional to square of the amplitude, या फिर आप कहें amplitude is directly proportional to 1 by under root r, ऐसा भी लिख सकते हैं. So these are two very simple relations which you have to remember while solving numericals. ये कहीं पर भी यूज हो जाएगा, out of nowhere. हो सकता है कि वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह की बना के दे दे, तो आपको याद होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली किस बारे में बात की जा रही है. ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर. यस सर. Now what conclusion we can draw from this this particular diagram? हम एक छोटा सा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो कंक्लूजन ये कि अगर मेरा सोर्स एक पॉइंट सोर्स हो इसकी तरह से, ये एक पॉइंट सोर्स है, तो इन 2D मुझे जो वेव फ्रंट मिलेगी वो कैसी मिलेगी? सर्कुलर वेव फ्रंट मिलेगी. लेकिन बेटा यही अगर एक मेरा पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस होता, लेकिन हम बात करते हैं 3D के अंदर, तो वेव फ्रंट की शेप कैसी होती?
so it's spherical. एग्जैक्टली स्फेरिकल। जैसे कि अगर आपके पास लेट्स से कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और उस बॉल को हम एयर में सस्पेंड कर दें, ठीक है, और चलो बॉल ना बोल के हम कहते हैं कि लेट्स से वी हैव अ बल्ब, ठीक है, और हम उसको एयर में सस्पेंड कर दें, समहाउ वो अपने आप से ग्लो कर रहा है, ठीक। तो जो वेव्स होंगी, जो लाइट वेव्स होंगी, दे विल मूव इन ऑल द डायरेक्शंस इक्वली, ऐसा ही होगा? यस सर। ठीक है। तो अगर आपको कहीं बाहर खड़ा करके बोला जाए, आप में से अगर किसी के पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है या इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो वहां पर ईडी में हम बिल्डिंग्स का टॉप व्यू, प्लान व्यू, साइड व्यू ये बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कहीं से प्लान व्यू देखें, उसका बॉल यहां पर था या बल्ब यहां पर था, तो यू विल से कि हाँ सर ठीक है, हमें एक ऑब्वियसली अगर मान लो मीडियम चेंज हो जाए तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि हाँ एक बहुत बड़ा सा गोला बन गया, एक स्फीयर बन गया। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दो तरह की वेव फ्रंट्स दिखाता है। नाउ इट अगेन डिपेंड्स कि हाउ वी आर, हम किस पर्सपेक्टिव में उसको देख रहे हैं। अब फिर से आप ये भी कह सकते हो कि सर कोई जरूरी नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से तो हम लोग एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो कहां पर देखा जा सकता है? सिर्फ लेजर में। आप लेजर को साइड से देखें तो आपको एक बीम जाती हुई दिखाई देती है Yes sir. ना? अब वहां पर देखा जाए तो लेजर की ओपनिंग जिसमें से कि वो बीम निकलती है, वो कैसी होती है? पॉइंट होता है, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट, वहां से आपको एक बीम जाती हुई दिखाई दे रही है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपने उसको देखा कैसे था, ठीक है, या आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, अब ट्यूबलाइट के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये दोनों पार्ट्स, ये जो दो क्रॉस सेक्शंस हैं बेसिकली, ये कभी भी ग्लो नहीं करते हैं, ठीक है। इनको तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। द ओनली पार्ट व्हिच ग्लोज इज दिस पार्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, आप इसको सामने से अगर देखें ट्यूबलाइट को, तो इसका प्रोजेक्शन आपको कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? एक लाइन दिखाई दे रही है, Yes, sir. Yes sir. एक प्लेन, ठीक है। और अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो दिस विल बी अ रेक्टेंगल, ठीक। लेकिन अगर ट्यूबलाइट को कहीं खड़ा कर दिया जाए ऐसे सीधा, और इसके चारों तरफ कुछ भी ना हो, और इसको कहीं हमने नीचे खड़ा कर दिया, और मैं आपको कहूं आप बिल्डिंग के ऊपर चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, ऑब्वियसली चलो सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, जो व्यू होगा वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। और ये कुछ इस तरह से खड़ी है, तो ये चारों तरफ ग्लो करेगी, बाकी आसपास बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा आपको। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे कि जमीन पे आपको कुछ कंसेंट्रिक, जमीन पे आपको कुछ सर्कल्स दिखाई देंगे विद अ ब्लैक स्पॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर, दिखाई देगा। Yes sir. Yes, अब ये अब ये हमारा क्या हुआ? देखने का नजरिया हुआ ना, कि हमने ऊपर से देखा तो मुझे सर्कुलर वेवफ्रंट दिख रही है, लेकिन इसी ट्यूबलाइट को अगर मैं प्लान व्यू में देखता इस तरह से, तो मुझे सिलेंडर दिखाई देता, ठीक है। Yes sir. तो वेवफ्रंट्स मुझे कैसी दिखाई देंगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जनरली पॉइंट साइड से वेवफ्रंट्स कैसी बनती हैं? स्फेरिकल या फिर सर्कुलर। 2D में देखेंगे तो आपको सर्कुलर दिखेगी, 3D में देखेंगे तो आपको स्फेरिकल दिखाई देगी, ठीक है। ठीक है बेटा। yes, sir. Yes sir. अच्छा, इसी की सपोर्ट में अभी आपके लिए एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहा हूं, ठीक है। उसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे। नाउ दैट पर्टिकुलर वीडियो विल गिव यू मोर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली जब हमने बोला कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, इसका मतलब क्या है। और ये जो रे हमने डिफाइन करी, हाउ वी आर डिफाइनिंग दिस रे, ये वेव फ्रंट्स अभी हमने बोर्ड पर ही समझा, लेकिन वहां पर आपको एनिमेशन में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वेव फ्रंट्स कैसे बन रही है, ठीक है। यस सर। Yes, sir.
A small pebble dropped in a pool of still water creates ripples on the surface. These ripples form concentric circular rings around the source of disturbance and spread outward along the surface. When these ripples reach a point on the surface of water, the point starts oscillating up and down. Different points, which are at the same distance from the source of the disturbance, oscillate in phase. That means all these points reach the crest or trough at the same time. The locus of all such points having the same phase of oscillation is called a wave front. ठीक है, ये वाली बात कि locus of all the particles vibrating in the same phase constitute a wave or a wave front. ठीक है? Yes, sir. In case of water waves on the surface of water, we observe circular wave fronts. Each circular wave front is a locus of all points having the Now, why we are observing circular wave fronts on the surface of water? Because जब आप surface को देख रहे हो तो आप सिर्फ कहाँ observe कर रहे हो? 2 dimensions में observe कर रहे हो, है ना? Yes, sir. same phase of oscillation. घर की सेफ्टी की टेंशन, कराओ अर्बन कंपनी होम डिसइंफेक्शन। बुक नाउ। दुनिया में मची धूमधाम है एक्सपो 2020। The propagation of the waves can be understood by studying the propagation of wave fronts. An outward normal drawn at any point on the wave front represents the direction of the wave at that point. In terms of energy, we say that the energy of the wave propagates in a direction perpendicular to the wave front. The speed at which a wave front travels is the speed of the wave. Waves on the surface of water are two-dimensional, and hence the wave fronts are circular in shape. But the waves from a source of sound or a source of light in a homogeneous medium spread in all directions and are three-dimensional in nature. Now consider a point source of light placed in a homogeneous and isotropic medium, emitting light waves in different directions. If the medium is homogeneous, the speed of light waves is the same throughout the medium, and if it is isotropic, it is the same in all directions. The loci of all points, which have the same amplitude and vibrate in the same phase, forms a sphere with its center at the source of light. Hence, a spherical wave front is generated when a point light source is placed in a homogeneous medium. At a large distance from the source, these spherical wave fronts have large radii of curvatures. A small portion of a spherical wave front at a very large distance from the source can be treated as a plane wave front. अच्छा देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने यहां पर बोली कि ये पॉइंट सोर्स था, ठीक है। अगर इस पॉइंट सोर्स को मैं ये कहूं कि भाई यहां से बहुत लार्जर डिस्टेंसेस के ऊपर हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, लाइक के जैसे जैसे डिस्टेंस बड़ा होता चला जाएगा वेव फ्रंट बड़ी होती चली जाएगी, और जैसे जैसे वेव फ्रंट बड़ी होती चली जाती है तो हम अपनी साइज के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका किसी भी एक वेव फ्रंट का कर्वेचर जितना आप दूर होते चले जाओगे उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ कर्वेचर बहुत शार्प था,
यहाँ उतना शार्प नहीं है, लेकिन अगर इतने ही डिस्टेंस की बात करें, मेरे को इतना ही कर्वेचर अगर लेना हो, तो यहाँ ये मुझे ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि कोई भी वेव फ्रंट अगर हम लार्जर डिस्टेंसेस के ऊपर देखते हैं, फ्रॉम क्रिएटेड फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, तो हम अपने साइज के अकॉर्डिंग जब उसको देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, एक प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देगा। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. तो यहां से हमें समझना है हाइजेंस प्रिंसिपल। ये जो वीडियो था ये बेसिकली हाइजेंस प्रिंसिपल का ही है, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं फिर से। सर अगर पॉइंट सोर्सेस का लोकस होगा तो भी हम लोग प्लेन नहीं लेंगे अगर बहुत दूर खड़े हैं। अगर बहुत दूर देख रहे हैं तो सर ऐसा क्वेश्चन आया था अभी बोर्ड में, जब उसमें क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव वो पूछा हुआ था कि तो हम लोग बहुत सारे तो वो वाले थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो हम वैसे भी जनरली ये मानते हैं ना कि कोई एक पॉइंट चार्ज होगा, तो जब आप उसका वो देख रहे थे कि भाई वो किस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाता है, तो हम प्लेन्स ही कंसीडर करते हैं वहां। सर उसमें उन्होंने आंसर ऐसा स्फेयर दिया हुआ था कि वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन दिखा देना एक बारी। यस सर, वो बोर्ड में ही आया था सर, वो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन था, सेक्शन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वो। मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, मैं देख लूंगा। सर एक बार देख लेना। हाँ। as rays. We visualize light as waves and wave fronts. In ray optics, we visualize light as rays. A line drawn perpendicular to the wave front in the direction of its propagation is treated as the ray of light in ray optics. We visualize light as waves and wave fronts. In ray optics, we visualize light as rays. A line drawn perpendicular to the wave front in the direction of its propagation is treated as the ray of light in ray optics. Note that a wave front is a surface of constant phase. If a particular wave front is a locus of points with huygens amplitude, it continues to be like that as it propagates through the medium. Christian Huygens proposed a geometrical method known as the Huygens principle for finding the shape and location of a wave front at some instant from the knowledge of the shape and location of the same wave front at an earlier instance. According to Huygens' principle, each point of a wave front is a source of a secondary disturbance and generates spherical secondary wavelets, which spread out in all directions with the speed of the wave in that medium. If a tangential surface common to all these secondary spherical wavefronts is drawn, then it gives the new position of the wavefront at a later instant. This surface envelopes all the secondary wavelets. To understand Huygens' principle, let us now consider a primary wave front AB. अब यहां से बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि देखो उसने इस पर्टिकुलर कैप्शन की शुरुआत तो करी थी 3D से,
बट अब वो सिर्फ 2D के अंदर बात कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर वो आपको बताएगा कि एक्चुअल में वेव फ्रंट्स बनते कैसे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान से देखेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ हम किस मतलब फॉर हाउ द वेव फ्रंट्स आर फॉर्म्ड, किस तरीके से किसी भी एक मीडियम के अंदर लाइट मूव करती है और ये वेव्स बैकवर्ड्स क्यों नहीं हो सकती हैं, यानी एनर्जी बैकवर्ड क्यों ट्रैवल नहीं करती है। या कई बार पूछ लिया जाता है व्हाई बैकवर्ड एनवेलप इज नॉट पॉसिबल, तो उसका आंसर भी यहीं पर मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखेंगे। Propagating in a homogeneous medium. Then, according to the Huygens principle, each point of AB acts as a source of secondary disturbance. The secondary wavelets emanated from these points are spherical in shape and spread in all directions at a speed equal to the speed of the wave. If the speed of the wave is v, then in time t, the radius of the spherical wavelets becomes vt. The tangential surface अच्छा, यहां ध्यान से देखें, जहां पर जैसे जैसे ये जो पॉइंट्स लिए थे उसने, ठीक है, वेव फ्रंट के ऊपर, और इन वेव फ्रंट से डिस्टर्बेंस जैसे जैसे बढ़ती चली गई, ना यू आर ऑब्जर्विंग दैट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, इनसे निकलने वाली डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पर जाकर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफियर करना शुरू कर देती है, एंड दोज पॉइंट्स आर बेसिकली डार्क पॉइंट्स। दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. द इंटरसेक्शन ऑफ, देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स, ये वाले, ये क्या है? इंटरसेक्शन है जहां पर दोनों की डिस्टर्बेंसेस आपस में मीट कर रही हैं। जब हम इसी टॉपिक में आगे चलेंगे तो हमें इन्हीं पॉइंट्स को वहां पर कंसिडर करना है और इसी पर्टिकुलर फिनोमेना को वहां पर पढ़ना है एज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए जनरली ये कहा जाता है कि we have to have two different sources of light, but सिंगल सोर्स ऑफ लाइट की डिफरेंट वेव्स भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर जाती हैं, ऐसा होता है। लेकिन आपके कोर्स में एटलीस्ट 2 सोर्सेज वाला केस है, वो हमें पढ़ना है। बट यहां मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां पर दोनों की देखो दोनों की जो वेव्स है, जो पॉइंट्स है आपके पास, कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है, इन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स की जो वेव्स हैं जहां पर आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के एरिया को इंक्रोच करने की कोशिश कर रही हैं, दोज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरफेरेंसेस। Common to all these spheres in the forward direction gives the shape and location of the new wavefront after t seconds. In the image, the surface A-B- represents the location of the wavefront AB after t seconds. और अगर हमारा मीडियम होमोजीनियस है तो हर t सेकंड तरीके से एक वेव फॉर्म बनती हुई दिखाई देगी या एक न्यू वेव फ्रंट बनता हुआ दिखाई देगा। होमोजीनियस इसीलिए लिया कि फिर स्पीड ऑफ लाइट वहां पर चेंज ना हो जाए। The secondary wavelets must be directed backward as well as forward from the secondary point sources. If this would be correct, we would get a surface such as A"B" as a back wave. But experimental results do not show the presence of any such back wave. In order to explain this, I mean, experimentally it has been proved that no back wave is present. तो किसी भी पॉइंट सोर्स से हमेशा आपको वेव्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हुई दिखाएंगी, दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए उसने कहा कि फॉरवर्ड एनवेलप इज पॉसिबल ओनली, बैकवर्ड एनवेलप इज नॉट पॉसिबल। Huygens proposed that the intensity of the spherical wavelets is not uniform in all directions, but is maximum in the forward direction and 0 in the backward direction. Hence, अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, लिखो बेटा क्वेश्चन, व्हाई बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड और बैकवर्ड वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल, इसका आंसर लिख लो, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर के अंदर ये बेसिकली पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर या 2 मार्क्स के अंदर, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन है,
आ जाएगा, लिख लो why backward wavefront is not possible or why backward wavefront is rejected. लिखो, according to the principle of superposition of waves, according to the principle of superposition of waves, and the phenomena of interference, and the phenomena of interference, the amplitude of particles, the amplitude of particles on backward wavefront amplitude of particles on backward wavefront is 0. This means that the points of secondary wavelets that at the point of secondary wavelets, the points of secondary wavelets cancels the effect of each other. और वैसे भी अगर मान लो कि किसी भी तरह की इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट वेव होती है, अगर उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो जाए तो वेव की फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ रह ही नहीं जाती. इट मींस के बैकवर्ड वेवफ्रंट इज नॉट पॉसिबल. लिख लिया? हाँ जी. So can you please repeat? The whole definition or the whole statement? So sir, this means that the point. This means that the points of secondary wavelets, cancels each other's effect. ठीक है बेटा? Yes sir. The wavelets as well as the whole wave always propagate in the forward direction only. Now let us use Huygens principle to find the location and shape of a plane wavefront at a later instant of time t. Let AB be a plane wavefront at time t equal to 0. According to Huygens principle, each point of AB acts as a source of secondary wavelets. The radii of these spheres will be Vt after t seconds. The plane touching these small spheres in the forward direction gives the shape and location of the new wavefront after t seconds. ठीक है, तो आई होप यहां से ये क्लियर हो गया होगा कि ये वेव फ्रंट्स बन कैसे रही हैं. ठीक है? Yes sir. Yes, sir. Now लिखो the statements of Huygens principle. Huygens principle. लिखो statement number 1. Each point on a wavefront acts as a fresh source of disturbance.
each point on a wavefront acts as a fresh source of disturbance. The disturbances from these points are called secondary wavelets. Next statement, statement number 2. The new wavefront at any later time, the new wavefront at any later time is obtained by taking the forward envelope of the secondary wavelets at that time. यानी जो फॉरवर्ड एनवेलप होगा वही फॉरवर्ड एनवेलप आपको न्यू वेवफ्रंट किसी भी गिवन टाइम पर देगा। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज योर हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू हमें ये प्रूव करना है कि, या हम ये कहें कि चलो अब हमने वेव थ्योरी की तो बात कर ली और हमने ये भी समझ लिया कि वेव्स कैसे बनेंगी, वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगी, और उसका प्रिंसिपल है हाइगन्स प्रिंसिपल। ये सब बातें हमने कर ली, लेकिन इसको ऑप्टिक्स कहने से पहले, यानी ऑप्टिक्स, अगर हम लोग ऑप्टिक्स में वेव ऑफ लाइट को एक वेव की तरह से देख रहे हैं, तो लाइट तो बेसिकली लाइट ही है, तो उसको कुछ फिनोमेनास को वहां पर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से जो 2 बेसिक फिनोमेनास ऑफ लाइट होते हैं वो होता है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो देखते हैं कि लाइट वेव्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को होल्ड करती है या नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, A metrical method known as the Huygens principle for finding the shape and location of a wavefront at some instant. From the knowledge of the shape and location, अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर डायग्राम ध्यान से देखें। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम ए बी देख पा रहे हैं कि ए बी क्या है, एक वेव फ्रंट है। ठीक है, जो कि 3 पैरेलल रेज इस वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एंड द वेव फ्रंट इज बेसिकली इंसिडेंट एट द सरफेस एक्स वाई। ठीक है, दिख रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब इसी वेव फ्रंट को अगर हम देखें तो ये वेव फ्रंट का जो पार्ट ए है, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर सबसे पहले आके हिट करा, तो इसको सबसे पहले रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि नॉर्मल के साथ जो लोअर मोस्ट लेयर है, सॉरी, जो लोअर मोस्ट रे है, उसने एक एंगल बनाया आई, एंड द सेम एंगल इज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये भी आई होगा और वो भी आई होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होते हैं। और आपके पास पूरी की पूरी रे में जो पॉइंट बी है, ठीक है,
यानी वेव फ्रंट ए बी का जो पॉइंट बी है ये सबसे लेट सरफेस को हिट करेगा और ए ने सबसे पहले सरफेस को हिट करा था, तो ए रिफ्लेक्ट्स बैक और बी सबसे लेट हिट कर रहा है। तो आपके पास ए बी के बाद जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनी वो कौन सी बनी? सी डी। ठीक है, देखो बेटा, ये आपका सरफेस, इस सरफेस के ऊपर सबसे पहले मैंने कहा कि एक रे आती है, या रे ना ले हम लोग, लेट्स से कि ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, और ये प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसके एजेस से दो रेज इसके एजेस के थ्रू हमने पास करा दी। ये ए था, दिस इज माय पॉइंट ए, और सबसे पहले ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये मेरा नॉर्मल, तो यहां बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। किसने बनाया? रे ने बनाया। ठीक है, ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब ये सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगा ना, ये सबसे पहले रिफ्लेक्ट होके यहां आ गया, ये आ गया, क्योंकि ये वाला पॉइंट बाद में हिट कर रहा है, यानी ये मेरा ए, ये बी, इसको ए बी अब मैंने यहां से खत्म कर दिया, तो ए बी यहां पर आया और उसने यहां पर हिट करा इसको। दिस इज आल्सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको वापस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसा ही होगा। Yes, sir. ठीक है, तो जितने एंगल पर ये इंसिडेंट था उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप कर दूं, तो ये तो मेरी वेव फ्रंट थी ए, ये वेव फ्रंट था मेरा ए बी, और ये आया सबसे पहले यहां हिट करेगा, ये मूव करके आगे चला गया, और ये आने के बाद अब कुछ ऐसे जाएगा। यहां से मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करूं तो मेरे पास ये वेव फ्रंट बन जाएगी, दूसरी वेव फ्रंट। ठीक है, डायग्राम फिर से बनाते हैं। देखो बेटा, ये आपकी एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये यहां पर आएगी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ये वाला पार्ट को तो अभी ज्यादा ट्रैवल करना है ना, डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना है ना इसको, ये ऐसे जाएगा और उसके बाद ये ऐसे मूव करेगी, ऐसा ही होगा। Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास यहां एक एंगल 90 डिग्री यहां पर बनेगा आपके पास। ठीक है, और दूसरा बनेगा एक 90 डिग्री यहां बन जाएगा आपके पास, और ये एक वेव फ्रंट आपके पास पीछे से आएगी, और अब आपके पास ये एक और वेव फ्रंट हो गई जो कि रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली गई। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि इन दोनों के ऊपर अगर हम लोग नॉर्मल प्लॉट करें, ठीक है, यहाँ पर भी एक नॉर्मल प्लॉट किया जाए, तो ये दोनों 90 है। ठीक है, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये, और ये बनेगा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल सिमिलैरिटी कर सकते हो बेटा, यहाँ पर दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देखो फिर से, AB के साथ ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, और
CD के साथ ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बन रहा है, और ऊपर आपके पास B और D पर दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं, 90 डिग्रीज। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को दोनों ट्राइंगल से ये प्रूव कर सकते हो कि I और R यहां पर इक्वल है। Yes, sir. बेटा ये दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ध्यान से देखो, AB और CD तो इक्वल होगा, AC आपका कॉमन है दोनों के लिए, और 90-90 कॉमन है, तो RHS से प्रूव हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। Yes, sir. अब RHS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, तो एंगल्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, I और R। Yes, sir. तो इट मींस कि हाइजेंस प्रिंसिपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वेव थ्योरी है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर रही है। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि क्या ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी ओबे करता है। तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करने के लिए हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना पड़ेगा। अगेन फिर से वही, AB हमारे पास क्या थी, एक रे ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा ये पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट, या हम AB की बात करें तो ये वेव फ्रंट है, रे नहीं है। रेस तो ये है आपके पास जो AB को रिप्रेजेंट कर रही है, कहीं इंफिनिटी से आ रही होगी, ये AB को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लें कि हमारे पास ये एक मीडियम है या इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऊपर AB, ये एक वेव फ्रंट आकर सबसे पहले इस इंटरफेस को हिट करती है। अगर मैं यहीं पर एक नॉर्मल प्लॉट कर दूं, ये रहा AB, तो इस वाले एंड को कहां जाना चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाना चाहिए। अगर ये मेरा रेयर मीडियम है और ये मेरा डेंसर मीडियम है तो ठीक है, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये बनेगा R, यही होगा बेटा। और ये था आपके पास परपेंडिकुलर। अगेन यहां से आप फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये वाली रे भी अंदर की तरफ बेंड करेगी, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये R। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये, जितनी देर में B से B डैश तक पहुंचेगा उतनी ही देर में A कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा डेंसर मीडियम के अंदर। देखो बेटा, ये वेव फ्रंट है AB का पार्ट A, जितनी देर में B रेयर मीडियम में B से B डैश तक जाएगा उतनी ही देर में A से A डैश तक का कोई एक डिस्टेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम ट्रैवल कर जाएगा। Yes, sir. Yes. तो आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसके ऊपर। जैसे ही आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यू विल गेट द पॉइंट A डैश, ठीक है। तो अब फिर से देखें ध्यान से कि हमें क्या प्रूव करना है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू। देखो, अगर रेयर मीडियम में मैं स्पीड ऑफ लाइट को c कंसिडर करूं और डेंसर मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट को v कंसिडर करें, तो जितनी देर में B से B डैश तक ट्रैवल कराएंगे तो टाइम कितना होना चाहिए, t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी B डैश अपॉन स्पीड कितना c। उतनी ही देर में इसको A से A डैश तक आना चाहिए था, तो t will be equal to again A डैश अपॉन v, यही होगा ना।
Yes, sir. यही होगा ना बेटा? Yes, sir. तो अब हम क्या यहाँ से साइन आई और साइन आर प्रूव कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर? क्या प्रूव कर सकते हैं? चलो करके देख लेते हैं। देखो जरा, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? सी बाय वी के होता है ना? Yes, sir. तो मैं सी बाय वी को क्या लिख सकता हूं? तो मैं यहां से स्पीड की वैल्यू निकालूं, अगर सी की वैल्यू निकालूं तो सी की वैल्यू थी बीबी डैश अपॉन टी और वी की वैल्यू थी ए डैश अपॉन टी। यहां पुट करके देखें तो ये क्या बनाएगा? बी बी डैश अपॉन ए डैश। यही बना रहा है ना? Yes, sir. और बी बी डैश को आप क्या मान सकते हो वैसे? क्या हम इसको वेव की लेंथ बोल सकते हैं? बेटा क्या हम इसको लेंथ ऑफ द वेव बोल सकते हैं? Yes, sir. बोल सकते हैं ना? Yes, sir. तो ये तो वेवलेंथ ही तो है, लाइट की वेवलेंथ ही तो है बेसिकली। वो वेव फ्रंट की हमारे पास, उसको पर यूनिट सेकंड अगर हम बात करेंगे तो वो वेवलेंथ ही तो आ जाती है। तो दिस कम्स इनटू द टर्म्स ऑफ λ1 एंड λ2। अच्छा वैसा नहीं करना तो चलो एक और काम कर सकते हैं। अगर ये आई है तो ये आई होगा, और ये आर है तो क्या ये आर होगा? होगा ना? Yes, sir. यहां से साइन आई की वैल्यू निकाल देता हूं। साइन आई की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीबी डैश अपॉन एबी डैश। साइन आर की वैल्यू निकालो बेटा इसमें से, ए डैश अपॉन एबी डैश। फिर से रेशियो लेके दिखा दो, साइन आई बाय साइन आर। अगर ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 था तो आप फिर से जब इसकी रेशियोज को लेंगे देन यू विल गेट बीबी डैश अपॉन ए डैश। मिल जाएगा? यहां से साइन आई निकाला तो साइन आई क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से साइन आर निकाला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कैंसिल आउट हो गया। हर बार जब आप रेशियो दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया फिर से बीबी डैश अपॉन ए डैश। Yes, sir. So this is your equation number 2। तो हम कह सकते हैं equation 1 is equal to equation 2। Hence Snell's law is proved by the wave theory of light। ठीक है? और wave theory of light holds good, holds Snell's law good, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां तक एक बार पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, स्पेशली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के थ्रू। और वहां से ये चैप्टर ज्यादा एनालिटिकल हो जाएगा, अभी तक बहुत थ्योरेटिकल था। ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. चलो ठीक है, बाकी ट्यूसडे। Thank you. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा।